हेलो एवरीवन, मैं उमेश आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का द टीचर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए मानव विकास की अवस्थाएं लेकर के आया हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने हमसे बोला कि सर अवस्थाओं में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। सो मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसलिए क्योंकि जो भी अगला कंटेंट आपके लिए दिया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच चुके। और साथ में शेयर इसलिए भी करें कि जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उन सभी तक आपका मैसेज, आपकी क्लासेस प्रोवाइड हो सके, जिससे उन्हें भी कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता रहे और वो अपने चैनल से जुड़ेंगे, जिससे वो भी अपने साथ में पढ़ाई कर सकेंगे और अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। जैसा कि इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि मनोविज्ञान क्या है, आप हमारे पहले के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है विकास की अवधारणा और थर्ड चैप्टर आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। तो जो मानव विकास होता है वो 6 चरणों से होकर के गुजरता है। इसके 6 चरण हैं, ठीक है। और वे 6 चरण कौन कौन से हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो हम लोग इन चीज़ों को 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी भी बालक का गर्भ में किस तरीके से विकास होता है और गर्भाकालीन स्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गर्भावस्था, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए जान लेना ये ज़रूरी होगा कि इस अवस्था को प्रसव काल इस अवस्था को पूर्व प्रसव काल अवस्था के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये है कि गर्भ अवस्था को पूर्व प्रसव काल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात ये है कि इसकी अवधि क्या है। अवधि के बारे में हम लोग जानते हैं। गर्भकालीन अवधि 9 माह 10 दिन या लगभग 280 दिन या औसतन 40 सप्ताह, ठीक है। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहली बात तो ये एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि प्रसव पूर्व अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है। गर्भावस्था है। गर्भावस्था की अवधि के लिए आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं 9 माह 10 दिन या लगभग 280 दिन या फिर 40 सप्ताह। अब तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, जन्म के समय वजन, बच्चे का वजन जन्म के समय कितना होता है, तो वो होता है 2.5 kg to 2.9 kg। 2.5 किलोग्राम से लेकर के 2.9 किलोग्राम के मध्य औसत वजन होता है बच्चे का। इससे कम का वजन होगा तो उसे लो वेट बर्थ बेबी के नाम से बुलाया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा अस्वस्थ होगा, ऐसा ठीक नहीं माना जाता है बच्चों के लिए। और 2.9 kg से अपर तो होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उससे ज़्यादा होंगे अगर तो बच्चे और भी हेल्दी होंगे और भी अच्छे होंगे और भी स्वस्थ होंगे। हाँ, एक चीज़ और भी है कि इसे 2.5 kg या 2.9 kg के मध्य ना करके कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं ना वो 6 से 8 पाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 से 8 पाउंड, ठीक है।
ये हो गया गर्भावस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मस्तिष्क में उठ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात ये है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो गर्भावस्था को प्रभावित करते हैं, गर्भस्थ शिशु को या गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करेंगे। तो पहला कारण आपको मैं बताऊंगा माता की आयु। देखिए, माता की आयु कम से कम माँ बनने की आयु तो होनी ही चाहिए, मतलब जल्दी विवाह रिवाज जिसे हम कुरीति कहेंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा गर्भस्थ शिशुओं के लिए ठीक नहीं होती, उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, संतुलित विकास क्या होता है, इसके अगले कंटेंट में, पिछले कंटेंट में आप पढ़िएगा, वहाँ पर मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का संतुलित विकास किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर देखने होंगे इसके लिए आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं, माता की आयु समझ में आ गई होगी। अब पोषक तत्व, मतलब माता संतुलित आहार या पोषक तत्वों वाला भोजन ले रही है कि नहीं ले रही, क्योंकि जैसा आहार माता का होगा वैसे ही प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर होने वाले हैं। संतुलित आहार का मतलब ये होता है, आप समझते हो संतुलित आहार क्या चीज़ होती है, जिसमें संतुलित पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पोषक तत्व हमारे हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे परिवेशीय प्रदूषक। परिवेशी प्रदूषक का मतलब हो जाता है जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो धुआं होता है, वहाँ का जो पानी होता है इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस पानी में आपका सल्फ़र होता है, जिसके पीने से, दूषित पानी, दूषित हवा लेने से माँ का शरीर अस्वस्थ होगा, जिससे गर्भस्थ शिशु के विकास पर बहुत ही बुरे प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 4 आएगा मादक पदार्थों का सेवन। कहने का मतलब ये है कि माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ से मतलब है नशीले पदार्थ, जैसे शराब, गांजा, सिगरेट और क्या उसको ड्रग्स बुलाते हैं, है ना। तो आजकल चूँकि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक महिलाएं हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी लिप्त पाई जाती हैं, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है। तो ऐसे कुछ ये चरण हैं जो गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। एक आखिरी पॉइंट 5 नंबर है, जिसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट जो होगा, सांवेगिक स्थितियाँ। सांवेगिक स्थितियों का मतलब ये है कि माता के अंदर जिस प्रकार के संवेगों का प्रवाह हो रहा होगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही प्रवाह गर्भस्थ शिशु के अंदर भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, माँ का बार बार दुखी होना, माँ का बार बार रोना, माँ को मानसिक तनाव होना, ऐसे संवहन, ऐसे सांवेगिक संवहन गर्भस्थ शिशु पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे जो पॉइंट हैं, ये गर्भस्थ शिशु के विकास के अवरोधक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला का इन सारे तत्वों के लिए ध्यान देने की आवश्यक है, तभी एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकेगा और हम एक नए और स्वस्थ समाज की कल्पना भी तभी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको गर्भावस्था समझ में आ गई होगी। और हम आगे की बात करते हैं इसके कि गर्भावस्था के प्रकार या उसके भाग। गर्भावस्था के 3 भाग बेटा होते हैं, जिसके बारे में हमें आपको बताना है, और इसके बाद गर्भावस्था कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से गर्भावस्था के 3 भाग होंगे। पहला भाग है जिसको कहा जाता है डिंबावस्था।
शिशु इन 3 स्थितियों में होता है गर्भ में। तीसरा जो होगा वो होता है पिंडावस्था, और जो 3rd नंबर होगा वो है भ्रूणा अवस्था। डिंबावस्था का जो एज होता है वो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, डिंबावस्था की जो एज होगी, जो ड्यूरेशन होगा, वो गर्भाधान जब से गर्भ धारण किया गया होगा और 2 सप्ताह 2 वीक्स तक होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो शिशु तो होता ही नहीं है, कह सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु का जो आकार एवं आकृति होती है वो एक अंडे के समान होती है जो नलिका में तैरती रहती है, ठीक है। इसके बाद पिंडावस्था में आ जाते हैं। सो तीसरे सप्ताह से दूसरे मंथ तक, बस तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक की जो अवस्था होगी वो पिंडावस्था कहलाती है। इसमें मानव के सभी शरीर के अंग जो होते हैं वो निर्मित हो चुके होते हैं, ठीक है। और जो भ्रूणावस्था होती है वो तीसरे महीने से 9 महीने तक होती है या उसके अंत तक होती है। और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस भ्रूणावस्था में मानव शरीर के किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता। पिंडावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो चुका होता है, भ्रूणावस्था में उन्हीं अंगों का विकास होता है। इसमें किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता। सो आप सभी विद्यार्थियों को गर्भावस्था ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगली अवस्था की तरफ चलेंगे जिसका नाम है, जो दूसरी अवस्था होगी मानव विकास की। अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, अभी तक हम लोगों ने गर्भस्थ स्थिति के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि जब बच्चा जन्म ले चुका होगा तो फिर वो किस अवस्था में पहुंचेगा। उस सेकंड अवस्था का नाम है शैशवावस्था। शैशवा अवस्था जो होती है उसका जो अवधि है शैशवावस्था की वो 0 से 2 वर्ष होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष ये क्या है, शैशवावस्था की उम्र, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं कि शैशवावस्था में शिशु करता क्या है। तो शैशवावस्था की सबसे पहली विशेषता ये है कि दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बच्चा अपने सभी कामों के प्रति दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सारे काम उनके परिवार के जन या फिर माता पिता के द्वारा करे जाते हैं, वे अपना काम स्वयं नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट ये है आत्मनिर्भरता, आत्म प्रेम। इनके अंदर आत्म प्रेम की भावना यहाँ पर होती है। ये सभी उन वस्तुओं से प्रेम करते हैं जो इन्हें पसंद होती है या स्वयं से प्रेम करते हैं, बस, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि उन्हें खुद से प्रेम होता है, खुद की आवश्यकताओं के प्रति वो सचेत होते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर परिवार समाज में क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आत्म प्रेम के बाद अनुकरण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर अनुकरण की क्षमता पाई जाती है। ये बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करते हैं हमारे परिवार में अपने से बड़े भाई बहनों, माता पिता को जो कुछ भी जैसा भी व्यवहार या आचरण करते हुए देखते हैं उसको ही सीधे सीधे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसके बाद एक अच्छा सबसे बेहतरीन पॉइंट आपको बताने वाले हैं, उसको देखिएगा। एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। देखिए,
शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो उन वैज्ञानिक का नाम में वैलेंटाइन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, सो यहाँ से हमने शैशवावस्था को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली अवस्था की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरी अवस्था है ये बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है इसकी जो अवधि है वो 3 से 11 वर्ष मानी जाती है और इस अवस्था के 2 उपभाग भी हैं। एक आएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी जो होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होगी वो 3 से 7 वर्ष मानी जाती है और उत्तर बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 3 से 6 साल होगी, सॉरी ये, और ये आपका 7 से 11 वर्ष, ये उम्र उत्तर बाल्यावस्था की है। सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बाल्यावस्था की जो मेन एज होगा, मेन अवस्था होगी, मेन अवधि होगी, वो आपकी 3 से 11 वर्ष होगी। ये 2 पार्ट में आपकी टूट जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष के मध्य होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के मध्य होती है। ठीक है, इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहली विशेषता हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ये है कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आएंगे जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कहलाता है क्या? बाल्यावस्था। ये स्टेटमेंट किसका है? कोल एवं ब्रूस का। कोल एवं ब्रूस ने स्टेटमेंट दिया था कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को बताया था उन्होंने। ठीक है, और एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो ये है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान ये है कि संग्रह प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब ये है इस अवस्था में बालक अच्छी बुरी सभी वस्तुओं का कलेक्शन करना चाहता है, वो चाहे वो उसके लिए यूजफुल हो या यूजलेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो संग्रह प्रवृत्ति करता। आपने देखा होगा इस अवस्था के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास पेंसिल का छीलन, टूटी फूटी रबर, टूटी फूटी पेंसिल, जो वो पेन से लिखते भी नहीं, यूज भी नहीं करते, वो भी पेन उनके बैग में मिल जाएगा। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सो बाल्यावस्था आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाल्यावस्था को ख़त्म करेंगे हम यहाँ से। अब हम लोग चौथे स्टेज पर आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए
हर पॉइंट को याद रखना बेहद ज़रूरी है। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है। मेरे लिए ये कहना कठिन होगा कि इस टॉपिक से मैं आपको 1 नंबर दे रहा हूँ कि 2 नंबर दे रहा हूँ। हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत सारे नंबर हैं और 1 अथवा 2 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। चौथा जो आएगा बाल्यावस्था के बाद वो है किशोरावस्था। इससे तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता कि किस लाइन से प्रश्न नहीं बनता। इसकी हर विशेषता से क्वेश्चन बनता है। किशोरावस्था के बारे में देखिएगा, जो इसकी अवधि है वो आपकी अवधि जो इसकी होगी वो है 12 से 18 वर्ष, या फिर इसी चीज़ को 13 से 19 वर्ष, भी कहते हैं। किशोरावस्था की अवधि के बारे में एक बार आप श्योर हो लीजिए। अवधि जो इसकी होगी वो 12 से 18 वर्ष होगी और या फिर 13 से 19 वर्ष भी हो सकती है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी अवस्था आपकी 2 चरणों में जाके बढ़ जाएगी। और वो क्या होगा, एक चरण जो इसका होता है वो कहलाता है पूर्व किशोरावस्था, और जो दूसरा चरण होगा वो होता है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को जो एज होगा वो 12 से 15 साल के बीच होगा, और इसके बाद उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो 16 से 18 वर्ष होती है। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो पूर्व किशोरावस्था होती है ना, इसका एक विशेष पॉइंट यहीं पर हम आपको बताएंगे कि इस अवस्था में काल्पनिक जीवन की अधिकता होती है। कहने का मतलब ये है कि पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन की अधिकता होती है। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए, कई बार क्वेश्चन उसने किया है कि काल्पनिक जीवन की अधिकता किस अवस्था से संबंधित है, तो ये आपको सारी स्टेजेस लिखेगा। वो पूर्व किशोरावस्था भी लिख सकता है, उत्तर भी लिखेगा, किशोरावस्था भी करेगा। तो इन तीनों में से मुझे चूज किसको करना है, पूर्व किशोरावस्था को करना है। जैसे जैसे व्यक्ति उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे वो यथार्थ जीवन की तरफ मुड़ता है और वहाँ से उसकी कल्पना की अधिकता कम हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जल्दी से हम लोग किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किशोरावस्था के बारे में कहा जाता है, कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे भी बोलेंगे, बता देते हैं। किशोरावस्था के बारे में कहा जाता है कि ये जो होता है इसको जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल, इसी को गोल्डन एज भी कहते हैं। और ये जो स्वर्णिम काल की संज्ञा दी या नाम दिया वे थे आपके फ्रायड। फ्रायड का नाम आप सभी ने ठीक से सुना होगा। जो किशोरा अवस्था को स्वर्णिम काल या गोल्डन एज बताया वो थे आपके फ्रायड। दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, स्वर्णिम काल तो हो जाता है, फिर आता है वयः संधि काल, इसी को कहा जाता है। ठीक है। और इसी को अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है सो आप इसको कह दीजिए ये प्यूबर्टी भी कहलाती है, वयः संधि काल। तीसरा, इसकी विशेषताएं तो इतनी हैं कि शायद है ना काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर आपको बताऊंगा। वया संधि काल। ठीक है। नेक्स्ट आता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। यहाँ पे बहुत तेज होता है, अक्सर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसे क्रांतिकारी एवं झंझावत की अवस्था कहा जाता है इसी को। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है समायोजन
में कमी देखा जाता है कि किशोर अक्सर विद्यालय और घर के बीच समायोजन नहीं कर पाते, समायोजन की कमी होती। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, किशोरावस्था के बाद जो अगला आएगा वो प्रौढ़ावस्था होगा और लास्ट स्टेज इसकी जो होती है वो होती है वृद्धावस्था, जो जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम स्तर होता है। वृद्धावस्था में भी समायोजन की कमी पाई जाती है और किशोरावस्था में भी समायोजन की कमी पाई जाती है, दोनों के बीच अंतर है। समायोजन की कमी यहाँ किसकी वजह से पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो जैविक व मानसिक तेज परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, इस वजह से समायोजन नहीं हो पा रहा होता है। जैविक का मतलब है जिसे कई बार हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो समायोजन की कमी किशोरावस्था में इसलिए पाई जाती है क्योंकि जैविक और मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहे होते हैं, या उनमें जो परिवर्तन हो रहा होता है वो तीव्र गति से हो रहे होते हैं, इसलिए होता है समायोजन की कमी। और चौथा जो पॉइंट होगा, एक आएगा आपका पलायनवाद। जो पलायनवादी प्रवृत्ति जो होती है वो इसी अवस्था में पाई जाती है, पलायनवादी प्रवृत्ति, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में किशोर की अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो वो अक्सर घर से भाग जाने की धमकी देते हैं, या कई बार वो भाग भी जाते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स मेरे लिए लिखना ठीक नहीं होगा, मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। जैसे दिवा स्वप्न की अवस्था यही कहलाती है। दिवा स्वप्न से मतलब होता है दिन में देखे जाने वाले सपने, है ना। अभी आज 1 घंटे में ये बन जाएंगे, कल मैं IAS बन जाऊंगा, परसों PCS बन जाऊंगा, है ना, मैं पायलट हो जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। व्यावसायिक चिंताएं, जीवन साथी की तलाश, पेंडुलम अवस्था, पेंडुलम जैसी अवस्था, मतलब पेंडुलम समझते हो ना, जैसे गाड़ी में एक लोलक लगा होता है, ऐसे ऐसे लोलक रहा होता है, मतलब जीवन में इस अवस्था में स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती, इसलिए इसका नाम दिया गया था पेंडुलम अवस्था। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी अवस्था को तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था भी कहते हैं। तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था जब इसको कहते हैं तो किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। ये स्टेटमेंट किसका है? स्टैनले हॉल का है। बेटा किशोरावस्था को मैंने कंप्लीट कर लिया है और किशोरावस्था आपको आसानी से समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। अब देखेंगे किशोरावस्था के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था को। प्रौढ़ावस्था को ये हमारी 5वीं अवस्था होगी। प्रौढ़ावस्था, इसकी जो अवधि है वो 18 से 60 वर्ष के मध्य मानी जाती है, ठीक है। कभी कभी इसको 20 से 60 भी लिखा जाता है। इसकी प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं ये हैं कि जीवन जो होता है अधिक व्यवहारिक हो चुका है, ठीक है। भैया किशोरावस्था छोड़ चुका है अभी यह व्यक्ति, तो अभी वो जीवन के यथार्थ में है, अब वो वास्तविक जीवन की तरफ बढ़ चुका है। अब उसके मस्तिष्क में जो कल्पनाएं उठती थीं तीव्र, वो सब खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात ये है कि पारिवारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। पारिवारिक गतिविधियां तेज, जी पारिवारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, है ना, क्योंकि इस अवस्था में क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। जब विवाह हो जाएगा, माता पिता बुजुर्ग हो चुके होंगे, तो माता पिता और परिवार के प्रति आपके भी कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और आपके परिवार का उत्तरदायित्व अभी आपके ऊपर है। इसलिए व्यक्ति यहाँ पर आके क्या होगा? पारिवारिक गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी, जीवन में व्यवहार पैदा हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन आ जाएगा। व्यवहारिक अभी जीवन उसका अधिक, पहले की अपेक्षा अधिक यथार्थ हो चुका है। और एक तीसरा पॉइंट है कि जननात्मकता, जननात्मकता आ जाती है। जननात्मकता का मतलब ये होता है इस अवस्था में अपने ही समान संतान पैदा करने की इच्छा प्रबल होती है, ठीक है।
और विवाह के बाद आप जानते ही हैं कि अपने ही समान संतानें पैदा करने के मानव में प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी को जन्नात्मकता कहा जाता है। जन्नात्मकता से प्रश्न आता है कि जन्नात्मकता की अवस्था क्या होती है। तो कई बार ऑप्शन में आपको 18 से 60 मिल सकता है या फिर कई बार ये अवस्था 20 से 60 के मध्य भी लिखी जा सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये एक एवरेज उम्र होता है जिसके चलते साल 2 साल में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं किया जाता। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रौढ़ावस्था हमारी तरफ से ख़त्म हो गया। प्रौढ़ावस्था में 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग लास्ट स्टेज करेंगे, शादी बारात हो गई है और बच्चे भी हो चुके हैं। अब वही ड्यूटी आपके ऊपर आने वाली है जो आपके माता पिता के ऊपर आपके लिए थी, ठीक है। और उस अवस्था का नाम है वृद्धावस्था। मानव विकास का अंतिम चरण वृद्धावस्था। इसका जो उम्र है अवधि वो 60 से ऊपर मानी जाती है। इसी अवस्था को एरिक्सन ने क्या नाम दिया था, संपूर्णता बनाम निराशा। याद कीजिएगा, आगे हम आपको बताएंगे, कभी पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। एरिक्सन का अंतिम चरण है ये, जिसे उन्होंने कहा था संपूर्णता बनाम निराशा, वृद्धावस्था ही थी। इस वृद्धावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, वृद्ध को क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या शरीर में उसके अंदर कमियां हो चुकी होती हैं। तो सबसे पहली जो स्थिति उसके साथ पैदा होती है वो ये है कि अभी शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। दूसरी विशेषता ये है, स्मृति क्या हो चुकी होगी, क्षीण, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। आप देखे होंगे आपके दादाजी चश्मा कहीं रखे होते हैं, पूंछ आपसे रहे होते हैं, नाराज़ भी आपके ऊपर हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो चरण आता है काम शक्ति क्षीण, इसके ऊपर हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे। इसके संबंध में काम शक्ति के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बहुत अच्छे से विचार अपने प्रस्तुत करे हैं और बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हुए वो। इसके बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि काम शक्ति ही जीवन का आधार होती है, ठीक है। वो वृद्धावस्था में क्या हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर मैं कहूँगा कि इस अवस्था में समायोजन की कमी आती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है समायोजन की कमी। थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया है कि समायोजन की कमी तो किशोरावस्था में भी पाई गई थी, वहाँ भी देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पे हमारे शरीर में तेज परिवर्तन हो रहे थे जिसके चलते हम समायोजन करने में हमें समस्या होती। लेकिन यहाँ पर समायोजन की कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि नई पीढ़ी के साथ, क्योंकि अब नई पीढ़ी अग्रसर होगी, उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है, स्मृति शक्ति क्षीण हो गई है, काम शक्ति भी क्षीण हो गई है। सो समायोजन जो होता है, समायोजन की कमी जो वृद्धावस्था में होती है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि नई पीढ़ी का वृद्ध के साथ नए आदर्शों और मूल्यों और विचारों में टकराव की स्थिति पैदा होती है, जिसके चलते वृद्ध समायोजन नहीं कर पाता है और अपनी ही पीढ़ी में नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने ही परिवार में नहीं कर पाता है। फिर देखिएगा आखिरी चरण इसका है कि इस अवस्था में आध्यात्मिक चिंतन की अधिकता होती है, ठीक है। ये हम लोगों का आखिरी पॉइंट है, आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकाव कह सकते हैं। इस अवस्था में वृद्ध जो होते हैं वे अध्यात्म की तरफ उनका लगाव ज़्यादा होता है, ईश्वर के प्रति, ईश्वर में श्रद्धा बहुत अधिक हो चुकी होती है। तो ये सारे वृद्धावस्था की कुछ विशेषताएं थी जो हमने आपके सामने डिस्कस करी हैं। आज हम लोगों ने आपके समक्ष जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है वो है मानव विकास की अवस्थाएं, और जिसके मैंने आपको 6 चरण बताए हैं। इन अवस्थाओं से होकर के ही
किसी भी व्यक्ति या मानव का संपूर्ण विकास होता है या संपूर्ण जीवन क्रम इसी के अंदर होता है। और ये सारी स्टेजेस, सारी विशेषताएं हर किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं और वो सिर्फ क्रमबद्ध तरीके से ही होती हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। और अभी हम लोग और भी आगे करेंगे। और प्लीज़ एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।